बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, जद्दा एयरपोर्ट से कुछ वीडियोस ऐसी सामने आई हैं जिसको देख के वाकई में दिल अफसुर्दा हो गया। एहराम पहने लोग, ख़वातीन वहाँ पर मौजूद थीं, वो शोर व गुल कर रही थीं, हंगामा कर रही थीं, तूफ़ान बदतमीज़ी कर रही थीं वो तमाम फैमिलीज़, और वो ये कह रहे थे कि जनाब हमें जद्दा के अंदर एंटर होने की इजाज़त दी जाए। एहराम उन्होंने पहना हुआ था, गालिबन वो उम्रा करने के लिए मक्का जाना चाहते थे, लेकिन जनाब ये सारी सूरत हाल हुई कि उनको एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। और उसके बाद जो कुछ वहाँ पर हुआ, जिस तरह की वहाँ पर तूफ़ान बदतमीज़ी की गई, जो कुछ मामलात हुए, अब ये कुछ क्यों हुआ, ये सब कुछ जो हुआ वो क्यों हुआ, इसको समझने की ज़रूरत है। पहले तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए। मैं कितने दिन से आपसे ये बात कह रहा हूँ कि जनाब अगर आप उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो 13 अप्रैल के बाद पाकिस्तान समेत 8 से 9 ममालिक ऐसे हैं जिन पर बाकायदा तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है कि हज के सीज़न तक, जब तक हज मुकम्मल नहीं हो जाता, आप उम्रा वीज़े पर सऊदी अरब नहीं जा सकते हैं। आपने भले वीज़ा लिया हुआ हो, आपके पास वीज़ा हो, आपके पास टिकट्स हो, आपके पास सफिशेंट फंड्स हो, आपके पास होटल बुकिंग हो, सब कुछ हो, लेकिन उसके बावजूद जब उन्होंने ऐलान कर दिया कि 13 अप्रैल के बाद किसी को भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा, किसी की भी इमिग्रेशन नहीं की जाएगी अगर वो उम्रे के वीज़े पर आए हैं, और साथ साथ उन्होंने ये भी बात कही है कि अगर आप उम्रे के वीज़े पर हैं तो हुजूर दरख्वास्त कर रहे हैं कि 29 अप्रैल से पहले पहले तक आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि हज का सीज़न शुरू होने जा रहा है। हज के मौके पर इंतज़ामात करने होते हैं। 17-18 लाख लोग होते हैं पूरी दुनिया से जो कि यहाँ पर आके हज अदा करते हैं। लेकिन हमारे जो लोग हैं ना, वो ये समझते हैं कि शायद सारी अकल हमारे पास है। दुनिया भाई चने बेचती है हमारे सामने, मतलब ना सिर्फ हमारे बल्कि एक मुल्क का और नाम लूँगा, ये वो ममालिक के भी लोग थे और कुछ हमारे लोग थे। उनको ये लगा कि भाई दुनिया हम चलाते हैं, हमारे पास जितनी अकल है दुनिया के पास उसकी आधी भी नहीं है, ठीक है, दुनिया चने बेचती है और सारी अकल हमारे पास है। अगर उम्रा वीज़ा बंद कर दिया ना तो एक काम करते हैं, ट्रांजिट वीज़ा ले लेते हैं। जैसे ट्रांजिट वीज़ा होता है ना, अगर आप जैसे फ़र्ज़ करें पाकिस्तान से आप अमेरिका आ रहे हैं तो आपका ले ऑफ जो होगा या तो टर्की में होगा, इस्तांबुल में होगा या दुबई में होगा। अगर आप एमिरेट्स पे सफ़र कर रहे हैं या किसी और एयरलाइन पर सफ़र कर रहे हैं तो अबू धाबी में होगा, ठीक है। कतर से अगर आप आ रहे हैं तो आपका जो है वो वहाँ की जो दारुल हुकूमत है दोहा, वहाँ पर आपका ले ऑफ होगा। और जब आपका ले ऑफ ज़्यादा होता है तो आपको ट्रांजिट वीज़ा 48 घंटे का दे देते हैं, 2 दिन तक का आपको ट्रांजिट वीज़ा मिल जाता है। अब ये जो लोग एयरपोर्ट पर खड़े हुए थे, इन्होंने उम्रा वीज़ा तो नहीं लिया, इन्होंने ट्रांजिट वीज़ा ले लिया। ये एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे थे और ये ज़्यादातर जो है ना वो मिस्री आवाम थी, जो इजिप्ट से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं। और यकीन करें हमारे लोग तो गंद मचाते हैं वहाँ पे, उम्रा करने जाएँ, हज करने जाएँ, बेतहाशा तूफ़ान बदतमीज़ी करते हैं। मिस्री लोग भी कम नहीं होते भाई, ये भी तूफ़ान बदतमीज़ी करते हैं, शुरतों से बदतमीज़ी करते हैं, शुरतें इनके सामने हाथ जोड़े होते हैं, ये रोडों पर लेट जाते हैं, ये अजीब किस्म की तूफ़ान बदतमीज़ी वहाँ पर मचा रहे होते हैं। लेकिन इनको ये लगा कि यार उम्रा वीज़ा बंद हो गया है तो हम क्या करते हैं, ट्रांजिट वीज़ा लेते हैं, 2 दिन का हमें वीज़ा मिलेगा, हम उम्रा करेंगे और उसके बाद वहीं पर जाके छुप जाएंगे। जैसी हज होगा, हज का सीज़न स्टार्ट होगा, हम निकलेंगे एहराम पहन के और बाकी लोगों की तरह जिन लोगों ने 12-13 लाख रुपए दिए हैं हज करने के लिए, उनके साथ जाके हज कर लेंगे। हुजूर, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के आपसे एक अपील करता हूँ, एक दरख्वास्त करता हूँ। दरख्वास्त ये है, बिना इन्फॉर्मेशन के, इन्फॉर्मेशन मतलब आपने सऊदी हुकूमत को बताया नहीं है, आपने उनसे परमिशन नहीं ली है, तसरी इसको कहते हैं, बिना तसरी के आप हज नहीं कर सकते। अब आप जिससे चाहे पूछ लें, जिससे चाहे कंफर्म कर लें, एक बंदा 13 लाख रुपए दे के हज करने जा रहा है, आप 1.5 लाख रुपए दे के उसके साथ गैर कानूनी तरीके से हज करते हैं तो आप उसका हक मार रहे हैं मेरे भाई। अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए इस्लाम का रुकन अदा कर रहे हैं हज, और हज उस पर वाजिब होता है जिसके पास पैसे होते हैं, जिसके पास वसाइल होते हैं, जिसके पास हज करने की उसकी आपके पास उसकी वेल्थ होती है, ठीक है, तब जाके वो हज कर सकता है। अगर आपके पास इतनी वेल्थ नहीं है, पैसा नहीं है, आपके पास वसाइल नहीं है, तो भाई हज आप पर लागू नहीं है। ये बात हमें समझ नहीं आती। हम क्या करते हैं, ट्रांजिट वीज़ा ले लिया, हम क्या करते हैं, उम्रे का वीज़ा ले लिया, छुप के। यार एक काम आप छुप कर रहे हो, छुप के चोरी की जाती है भाई, ठीक है, डकैती की जाती है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। आप छुप के एक नेक काम कर रहे हो, कैसे यार आपका दिल और आपका ज़मीर गवारा करता है कि बिना तसरी के आप जाके उम्रा कर हज कर लो। अब ये वो लोग थे, इन्होंने कहा यार 48 घंटे का ट्रांजिट वीज़ा मिलेगा, हम अंदर जाएंगे, अंदर जाके छुप जाएंगे, छुपने के बाद क्या करेंगे, हम
حج کے سیزن میں نکلیں اور لوگوں کے ساتھ جا کے حج کر لیں گے۔ حج کے موقع پر 4 جگہوں پر آپ کی رہائش ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ عمرہ کرنے جائیں تو مکہ اور مدینہ، لیکن حج کے موقع پر عرفات اور منی دونوں میں آپ کی رہائش ضروری ہوتی ہے، جس کی درخواست آپ کی حکومت کرتی ہے۔ جس بھی آپ کا ملک سے تعلق ہے وہ سعودی گورنمنٹ سے رابطہ کرے گی اور آپ کے لیے منی میں خیمہ بستیوں میں سے آپ کے لیے خیمہ بنائے گی، اس کو ہائر کرے گی۔ تو آپ پھر وہاں پہ جا کے اپنی ضروریاتی زندگی پوری کرتے ہیں، آپ حج کا رکن ادا کرتے ہیں اور جو بھی معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہاں پر 17-18 لاکھ سے کی جو گنجائش ہے، وہاں پر وہ 20-22 لاکھ لوگ آ جائیں گے تو آپ کی جگہ پر کوئی غیر قانونی طریقے سے آ کے بیٹھ جائے گا، تو آپ نے جس نے 12-13 لاکھ روپے حج کے ادا کیے ہیں اس کی حق تلفی ہوگی، اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اس کے ساتھ ظلم ہوگا۔ اب یہ جو خواتین جدہ ایئرپورٹ پر کھڑی ہوئی ہیں نا، یہ جو مرد حضرات احرام پہنے وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، یہ چیخو پکار کر رہے ہیں، کہہ رہا ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمارے ساتھ بربریت ہوئی ہے، ہمارے ساتھ انتہا سے زیادہ ظلم کیا گیا ہے، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، ہم احرام پہنے ہوئے ہیں۔ ارے حضور، سعودی حکومت نے آج نہیں کافی دنوں پہلے اس بات کو اناؤنس کیا تھا کہ 13 تاریخ کے بعد آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، بھلے آپ کے پاس عمرے کا ویزا ہو یا ٹرانزٹ ویزا ہو۔ یار یہ بات سمجھنا کتنا مشکل ہے۔ اور مجھے بتائیے انہی دنوں میں آپ نے عمرہ کیوں کرنا ہے؟ میں اکثر یہ بات سوال کرتا ہوں، آپ نے عمرہ کرنا ہے، میں دل سے دعا کرتا ہوں مجھ سمیت ہر مسلمان کو اللہ ہر سال 3-3 4-4 عمرے کروائے، ہر سال حج کروائے۔ لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی انہی دنوں میں آپ نے عمرہ کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کرنا ہے کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ حج آنے والا ہے، ہم عمرے پر جائیں گے اور حج کے موقع پر بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد حج کر آ جائیں گے۔ مجھے بتائیے کیا حج اس طرح ہو جائے گا آپ کا؟ کیا ہو جائے گا آپ کا حج؟ یار سوال ہے نا یار، کیوں نہیں سمجھتے ہم لوگ؟ اور میں اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اس پر میں ذرا ڈیٹیل ویڈیو آگے جا کے بنانے والا ہوں۔ اتنا سنگین قسم کا جرمانہ ہونے جا رہا ہے، اتنا سنگین قسم کا کہ آپ سوچو گے یار اتنے پیسوں پہ نا میں 4 حج کر لیتا۔ اتنا اگر آپ 29 اپریل کے بعد وہاں پر غیر قانونی طریقے سے پائے گئے اور آپ کو پکڑ لیا گیا، آپ کو حوالات کی ہوا تو کھلائی جائے گی، لیکن ساتھ ساتھ آپ کے اوپر اتنا سنگین جرمانہ عائد کیا جائے گا کہ حضور پھر آپ یہی سوچو گے یار میں قانونی طریقے سے شرعی طور پر میں حج کر لیتا، پیسے دے کے کر لیتا، لیکن اس ساری جو جرمانہ ہے، جو یہ جیل ہے، اس سے میں بچ جاتا۔ تو اپنے لیے راستہ نہ اپنائیے یار، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے، درخواست ہے۔ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اور میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کیا یہ جو مصری عوام تھی یہ صحیح تھی یا سعودی حکومت صحیح تھی؟ سعودی حکومت جو یہ ڈنڈا اٹھا رہی ہے صحیح اٹھا رہی ہے نہیں اٹھا رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہوتے اور آپ دیکھتے کہ یار آپ نے 14-15 لاکھ روپے دے کے حج کیا اور ایک برابر میں 1.5 لاکھ لے کے اور عمرے پر آیا ہوا ہے اور وہ غیر قانونی طریقے سے حج کر رہا ہے اور آپ کی انتظامات کو شیئر کر رہا ہے، آپ کی حق تلفی کر رہا ہے، تو آپ کو کیسا لگتا؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔